नमस्कार। आज हम एक ऐसे समुदाय की कहानी में थोड़ी गहराई तक जाएंगे जिनका इतिहास ना वीरता, आध्यात्म और बहुत उथल-पुथल से भरा हुआ है। मतलब सिख समुदाय। जी। हमारे पास जानकारी का स्रोत है किंग्स एंड जनरल्स यूट्यूब चैनल का एक काफी डिटेल्ड वीडियो ट्रांसक्रिप्ट। हाँ, काफी विस्तृत है वो। तो हमारा मकसद ये है कि इस जानकारी से सिख धर्म का जो उदय हुआ, फिर गुरुओं के मार्गदर्शन में वो कैसे एक योद्धा कौम बने, अपना साम्राज्य बनाया, ब्रिटिश राज का अनुभव किया और आज के भारत में उनकी क्या जगह है, इस पूरे सफर को थोड़ा समझें। बिल्कुल। अक्सर लंबी दाढ़ी और रंगीन पगड़ियों, ये मतलब दस्तार, हाँ। से पहचाने जाते हैं सिख, लेकिन कई गलतफहमियां भी हैं उनके बारे में। हाँ, ये बात तो है, काफी हैं। तो चलिए आज कुछ परतें हटाने की कोशिश करते हैं। जरूर। हम शुरू करेंगे 15वीं सदी के पंजाब से और देखेंगे कि कैसे एक, आप कह सकते हैं, शांतिपूर्ण आध्यात्मिक आंदोलन ने एक लड़ाका पहचान अपनाई और आज दुनिया भर में अपनी एक छाप छोड़ी है। एक दिलचस्प सफर है ये। तो सबसे पहले ये सिख है कौन, कहाँ से है? देखिए, सिख मूल रूप से भारत के पंजाब क्षेत्र के निवासी हैं। हालांकि वो इलाका अब भारत और पाकिस्तान में बटा हुआ है, पर अब तो वो दुनिया भर में फैले हैं। और पहचान वो पगड़ी से ही है मुख्य? हाँ, मतलब वो सबसे विजिबल पहचान है, उनकी विशिष्ट पगड़ी, दस्तार और उनका धर्म सिख धर्म, या जिसे सिक्खी भी कहते हैं, वो करीब 500 साल पहले उभरा। अच्छा। हाँ, ये हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों से अलग है। भारत में तो अल्पसंख्यक हैं, करीब 2.5 करोड़ होंगे। लेकिन हाँ, पश्चिमी देशों में, खासकर कनाडा वगैरह में, उनकी आबादी काफी बड़ी और प्रभावशाली है। जैसे वो हरनारायण सिंह है ना, हॉकी नाइट इन कनाडा वाले। हाँ हाँ, सुना है पंजाबी ब्रॉडकास्ट में। बिल्कुल, वो एक अच्छा उदाहरण है। और इनके मूल धार्मिक सिद्धांत क्या है? मतलब किस चीज में विश्वास रखते हैं? मूल सिद्धांत है एकेश्वरवाद, यानी एक ईश्वर में विश्वास। ओके। जो निराकार है, उसका कोई रूप नहीं, लिंगहीन है और सर्वशक्तिमान है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उनकी ईश्वर की समझना थोड़ी लचीली है। अच्छा, कैसे? वो मानते हैं कि ईश्वर क्योंकि सार्वभौमिक है, सब जगह है, तो वो एक भी है और अनेक भी। अच्छा, ये तो काफी अलग सोच है। हाँ, और इस तरह से वो हिंदू और मुस्लिम मान्यताओं के बीच, आप कह सकते हैं, एक पुल सा बनाते हैं। मतलब ये मानते हुए कि दोनों धर्म असल में एक ही परम सत्ता के अलग अलग रूपों की पूजा कर रहे हैं। खुशवंत सिंह ने भी लिखा था कि ये हिंदू धर्म और इस्लाम के मिलन से जन्मा, पर इसने अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। और सिख धर्म का मार्गदर्शन गुरुओं ने किया है ना, 10 गुरु थे। जी हाँ, 10 गुरु। गुरु नानक देव से शुरुआत हुई और आखिरी थे गुरु गोविंद सिंह। और फिर 10वें गुरु के बाद गुरु का स्थान किसने लिया? क्या कोई 11वें गुरु हुए? नहीं, यहीं पर एक बहुत अनूठी बात हुई। 10वें गुरु, गुरु गोविंद सिंह ने गुरु पद किसी इंसान को नहीं दिया। तो फिर उन्होंने पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब को ही अगला और शाश्वत गुरु घोषित कर दिया। अरे वाह, मतलब ग्रंथ ही गुरु है। बिल्कुल। अब वही सिखों के अंतिम और हमेशा रहने वाले गुरु हैं। अब इसको ऐसे सोचिए कि जैसे पोप कह दें कि भाई मेरे बाद अब बाइबल ही कैथोलिक दुनिया की प्रमुख होगी। ये तो सच में बहुत अलग है। और इस ग्रंथ का, मतलब गुरु ग्रंथ साहिब का मुख्य संदेश क्या है? सबसे मुख्य संदेश है समानता, बराबरी। हम्म। गुरु ग्रंथ साहिब का सार यही है कि लिंग, उम्र, धर्म, जाति, अमीरी, गरीबी, ये जितने भी इंसानी भेदभाव है ना, ये सब भ्रम है। असल में सब बराबर है। और सेवा का भी बहुत जिक्र आता है। हाँ, सेवा यानी बिना किसी स्वार्थ के सेवा करना, उसे धर्म का सबसे शुद्ध रूप माना गया है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे जीता जागता उदाहरण है लंगर। हाँ, लंगर तो बहुत प्रसिद्ध है। हर गुरुद्वारे में एक सामुदायिक रसोई होती है, जहाँ कोई भी जा सकता है। किसी से कुछ पूछा नहीं जाता, धर्म, जाति कुछ नहीं, सबको मुफ्त भोजन मिलता है। और सब एक साथ बैठकर खाते हैं। हाँ, सब एक साथ जमीन पर बैठकर खाते हैं। ये बराबरी का प्रतीक है। सोचिए, 15वीं सदी के भारत में, जहाँ जाति पाति का इतना जोर था, वहाँ ये कितना क्रांतिकारी, कितना रेडिकल विचार रहा होगा। वाकई में। और वो 5 क क्या हैं जिनके बारे में हम अक्सर सुनते हैं? हाँ, वो 5 का। जो सिख अमृतधारी होते हैं, मतलब जिन्होंने खालसा पंथ में दीक्षा ली होती है, उनके लिए ये 5 चीजें धारण करना जरूरी है। कौन कौन सी? केश यानी बिना काटे हुए बाल, जो अनुशासन और ईश्वर की रचना को स्वीकारने का प्रतीक है। इन्हें संभालने और ढकने के लिए ही पगड़ी या दस्तार पहनी जाती है। अच्छा। और फिर कंघा, बालों में रखने वाला एक छोटा लकड़ी का कंघा, जो सफाई और सुव्यवस्था का प्रतीक है। कड़ा? हाथ में पहनने वाला लोहे या स्टील का कड़ा, जो ईश्वर की अनंतता और सिख की गुरु के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। कछेरा
एक खास तरह का सूती अंतर्वस्त्र जो संयम और चारित्रिक शुद्धता का प्रतीक है। और पांचवा है कृपाण। कृपाण यानी वो छोटी तलवार या कटार। हाँ, ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये न्याय की रक्षा करने और कमजोरों की हिफाजत करने की जिम्मेदारी का प्रतीक है। तो कृपाण का मतलब ये नहीं कि बस लड़ाई करनी है। बिल्कुल नहीं, ये दिखाता है कि सिख धर्म में करुणा तो है, लेकिन कायरता नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह की एक प्रसिद्ध पंक्ति भी है कि कृपाण, खंडा, तलवार ये सब असल में हमारे संत हैं। मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, जरूरत पड़ने पर शस्त्र उठाना, ये भी धर्म का हिस्सा है। संत सिपाही वाली बात। हाँ, वही। इतिहास में उन्होंने उत्पीड़न झेला, जुल्म सहे और इससे ये सीखा कि सिर्फ शांतिवाद हमेशा काम नहीं आता। धर्म की रक्षा के लिए कभी-कभी सिपाही भी बनना पड़ता है। चलिए अब थोड़ा और पीछे चलते हैं। गुरु नानक देव और सिख धर्म की शुरुआत कैसे हुई? उस समय का माहौल कैसा था? देखिए, ये बात है 15वीं सदी के उत्तर भारत की। उस समय दिल्ली सल्तनत का शासन था, मुस्लिम शासक थे और प्रजा में ज्यादातर हिंदू थे। माहौल में ना दो बड़े धार्मिक आंदोलन चल रहे थे। कौन से? एक था मुस्लिम सूफीवाद और दूसरा हिंदू भक्ति आंदोलन। दोनों ही ईश्वर प्रेम, मानवता और धार्मिक कट्टरता से ऊपर उठने की बात कर रहे थे। एक तरह से दोनों धर्मों के बीच पुल बनाने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा। आपको पता है, गुरु ग्रंथ साहिब में भी सूफी संतों और भक्ति कवियों की वाणियां शामिल हैं। ये चीज उसे और भी खास बनाती है। हाँ, ये तो है। और गुरु नानक देव? गुरु नानक देव का जन्म 1469 में हुआ, तलवंडी नाम की जगह पर, जो अब पाकिस्तान में है, ननकाना साहिब। वो एक हिंदू व्यापारी परिवार से थे, लेकिन बचपन से ही उनका झुकाव अध्यात्म की तरफ था। कविता, दर्शन, भाषाएं, इन सब में बहुत रुचि थी। और फिर वो लेखाकार का काम करते हुए जो घटना हुई, नदी वाली। हाँ, वो एक प्रसिद्ध साखी है। सुल्तानपुर लोधी में वो एक नवाब के यहाँ मोदी खाने में, मतलब हिसाब किताब का काम करते थे। एक सुबह वो पास की वही नदी में नहाने गए और गायब हो गए। मतलब हाँ, 3 दिनों तक उनका कुछ पता नहीं चला। सबने मान लिया कि शायद डूब गए। लेकिन तीसरे दिन वो नदी से बाहर निकले। कहते हैं उनके पहले शब्द थे, ना कोई हिंदू न मुसलमान। ना कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान। इसका क्या मतलब था? इसका गहरा मतलब था कि ईश्वर की नज़र में सब एक हैं। ये धर्मों के भेद हमने बनाए हैं। इस अनुभव के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी, अपनी संपत्ति गरीबों में बांट दी और यात्राओं पर निकल पड़े। कहाँ-कहाँ गए वो? बहुत दूर दूर तक, श्रीलंका, तिब्बत, मक्का, मदीना तक गए। जहां भी गए उन्होंने एकेश्वरवाद, मूर्ति पूजा का खंडन, जाति पाति का विरोध, ईमानदारी से कमाई करने और सबके साथ बांटकर खाने का संदेश दिया। और आखिर में वो रावी नदी के किनारे करतारपुर में बस गए, जो अब पाकिस्तान में है। वहां उन्होंने खेती की और अपने अनुयायियों का एक समुदाय बनाया। वहीं 1539 में उनका देहांत हुआ। तो ये नींव थी। उनके बाद के गुरुओं ने इस पर क्या इमारत खड़ी की? हाँ, ये नींव थी। दूसरे गुरु अंगद देव ने गुरु नानक की वाणियों को इकट्ठा करना शुरू किया और गुरुमुखी लिपि को मानकीकृत किया, जिसमें आज गुरु ग्रंथ साहिब लिखा है। अच्छा, गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद देव ने दी। हाँ, उसे व्यवस्थित किया। तीसरे गुरु अमरदास ने लंगर की प्रथा को और पक्का किया, संगतों यानी धार्मिक सभाओं का नेटवर्क बढ़ाया। उन्होंने सती प्रथा और पर्दा प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों का विरोध किया और अंतरजातीय विवाहों को बढ़ावा दिया। चौथे गुरु रामदास ने एक नया नगर बसाया, जिसे पहले रामदासपुर कहते थे, आज वही अमृतसर है। और वहीं उन्होंने एक पवित्र सरोवर खुदवाया। अमृतसर, स्वर्ण मंदिर वाला। हाँ, वही। और पांचवें गुरु अर्जन देव ने पिछले गुरुओं और अन्य संतों की वाणियों को संकलित करके आदि ग्रंथ तैयार करवाया, जो गुरु ग्रंथ साहिब का पहला स्वरूप था। और उन्होंने ही अमृतसर में सरोवर के बीच हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू करवाया। कहते हैं उसकी नींव एक सूफी संत साईं मियां मीर से रखवाई थी। तो शुरुआत में तो मुगलों से संबंध ठीक लग रहे हैं, खासकर अकबर के समय। हाँ, अकबर के साथ संबंध काफी अच्छे थे। अकबर बहुत उदार बादशाह माना जाता है। एक किस्सा है कि अकबर खुद गुरु अमरदास से मिलने गोइंदवाल साहिब गए थे। अच्छा। हाँ, और गुरुजी ने उनसे कहा कि पहले आप पंगत में, मतलब लंगर में आम लोगों के साथ बैठकर भोजन कीजिए, फिर संगत में बैठेंगे। और कहते हैं अकबर ने ऐसा ही किया और वो बहुत प्रभावित हुए। लेकिन ये रिश्ते बिगड़े कब? ये बिगड़े अकबर के बेटे जहांगीर के समय में। 1606 में पांचवें गुरु अर्जुन देव को लाहौर में जहांगीर के आदेश पर बहुत यातनाएं देकर शहीद कर दिया गया। कहते हैं उन्हें गरम तवे पर बिठाया गया, ऊपर से गरम रेत डाली गई।
अरे बाप रे। क्यों, वजह क्या थी? वजह पर थोड़ा विवाद है। मुगल इतिहासकार कहते हैं कि गुरु अर्जुन देव ने जहांगीर के विद्रोही बेटे खुसरो की मदद की थी। और सिख इतिहास? सिख इतिहास कहता है कि खुसरो गुरुजी के पास आया जरूर था, लेकिन गुरुजी ने सिर्फ अतिथि सत्कार किया था, कोई राजनीतिक मदद नहीं दी थी। असल वजह सिख मानते हैं गुरु घर की बढ़ती लोकप्रियता और कुछ कट्टर मुस्लिम सलाहकारों का जहांगीर पर दबाव था। आदि ग्रंथ का संकलन भी शायद एक वजह बनी हो। और इसी शहादत के बाद सिखों में वो सैन्यकरण वाली बात आई। बिल्कुल, गुरु अर्जन देव की शहादत एक टर्निंग पॉइंट था। उनके बेटे छठे गुरु, गुरु हरगोबिंद, जब गुरु गद्दी पर बैठे तो उन्होंने 2 तलवारें पहनी। 2 तलवारें? हाँ, एक पीरी की जो आध्यात्मिक सत्ता का प्रतीक थी और दूसरी मीरी की जो सांसारिक या राजनीतिक सत्ता की प्रतीक थी। उन्होंने ये संदेश दिया कि अब सिखों को धर्म के साथ साथ अपनी रक्षा के लिए राजनीतिक और सैन्य रूप से भी ताकतवर होना होगा। उन्होंने अमृतसर में हरमंदिर साहिब के सामने अकाल तख्त यानी ईश्वर का सिंहासन बनवाया, जो सिख धर्म की राजनीतिक और न्यायिक सत्ता का केंद्र बना, और एक छोटी सी सेना भी तैयार की जिसे अकाल सेना कहा गया। तो ये टकराव फिर चलता रहा? हाँ, जहांगीर ने गुरु हरगोबिंद को ग्वालियर के किले में कुछ समय कैद भी रखा, बाद में रिहा कर दिया। कहते हैं एक बार गुरुजी ने शिकार के दौरान शेर से जहांगीर की जान भी बचाई थी। अच्छा। हाँ, लेकिन शाहजहां के समय में फिर से तनाव बढ़ा और कुछ लड़ाइयां भी हुईं, जैसे अमृतसर और लहरा की लड़ाई। इन शुरुआती लड़ाइयों में गुरु हरगोबिंद की जीत ने सिखों का हौसला बहुत बढ़ाया। वो सिर्फ एक आध्यात्मिक समुदाय नहीं रहे, एक योद्धा समाज बनने की शुरुआत हो चुकी थी। और फिर 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर की शहादत वो औरंगजेब के समय हुई? जी हाँ, 1675 में 9वें गुरु, गुरु तेग बहादुर को दिल्ली में औरंगजेब के आदेश पर शहीद कर दिया गया। सिख परंपरा के अनुसार वो कश्मीरी पंडितों के एक समूह की फरियाद लेकर औरंगजेब के पास गए थे, जो जबरदस्त धर्म परिवर्तन से बचने के लिए मदद मांगने आए थे। तो गुरुजी ने उनका साथ दिया? हाँ, उन्होंने कहा कि पहले मुझे मुसलमान बनाओ, अगर मैं बन गया तो ये सब भी बन जाएंगे। औरंगजेब ने उन्हें इस्लाम कबूल करने को कहा। जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उन्हें दिल्ली के चांदनी चौक में शहीद कर दिया गया। आज वहां गुरुद्वारा सीसगंज साहिब है। इन शहादतों ने सिख मानस पर क्या असर डाला होगा? जाहिर है बहुत गहरा असर डाला। इसने सिखों के अंदर जुल्म के खिलाफ लड़ने का जज्बा और पक्का कर दिया। उन्हें लगा कि शांति और धर्म की रक्षा के लिए अब संगठित और शक्तिशाली होना ही पड़ेगा। और इसी माहौल में 10वें गुरु, गुरु गोबिंद सिंह का नेतृत्व सामने आया, जो गुरु तेग बहादुर के बेटे थे। गुरु गोबिंद सिंह, उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की। हाँ, गुरु गोबिंद सिंह ने सिख इतिहास को एक नई दिशा दी। उन्होंने न सिर्फ अपने पिता की शहादत का बदला लेने के लिए मुगलों और उनके सहयोगी पहाड़ी राजाओं से कई युद्ध लड़े, बल्कि उन्होंने महसूस किया कि सिख धर्म को बचाने के लिए एक ऐसी स्थायी व्यवस्था बनानी होगी जो गुरुओं के न रहने पर भी चलती रहे। और वो व्यवस्था थी खालसा। वो कहानी तो सुनने में बड़ी नाटकीय लगती है। है ही नाटकीय। ये 1699 की बैसाखी का दिन था। आनंदपुर साहिब में एक बड़ी सभा बुलाई गई थी। गुरु गोबिंद सिंह मंच पर आए, नंगी तलवार लहराई और पूछा, क्या कोई ऐसा सिख है जो धर्म के लिए अपना सिर दे सकता है? और लोग डर गए होंगे। बिल्कुल। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। लोग हैरान थे कि गुरुजी क्या मांग रहे हैं। लेकिन फिर एक सिख, दयाराम, उठा और बोला, मेरा सिर हाजिर है। गुरुजी उसे पास के तंबू में ले गए। थोड़ी देर बाद गुरुजी अकेले बाहर आए। तलवार पर खून लगा था। तलवार पे खून? तो क्या? हाँ, लोगों को यही लगा कि दयाराम को मार दिया गया। गुरुजी ने फिर वही सवाल दोहराया। एक और सिख, धर्मदास, उठा। उसे भी तंबू में ले जाया गया। फिर गुरुजी खून सनी तलवार के साथ बाहर। ऐसा 5 बार हुआ। हर बार एक नया सिख हिम्मत करके आगे आता और गुरुजी खून सनी तलवार लेकर बाहर निकलते। सभा में खौफ और भ्रम का माहौल था। 5 लोगों के बाद क्या हुआ? जब 5वीं बार वो तंबू में गए तो थोड़ी देर बाद वो बाहर आए, लेकिन अकेले नहीं। वो 5 सिख जो तंबू में गए थे वो भी उनके साथ थे, जीवित और स्वस्थ। अरे, तो वो खून किसका था? कहते हैं वो बकरों का खून था जो पहले से तैयार रखे गए थे। ये गुरुजी की परीक्षा थी, निष्ठा की, समर्पण की। और यही 5 लोग पंच प्यारे कहलाए। बिल्कुल, यही थे पंच प्यारे, यानी 5 प्यारे। गुरुजी ने फिर एक लोहे के बर्तन में पानी और बताशे डालकर खंडे 2 धारी तलवार से हिलाया और एक पवित्र पेय तैयार किया जिससे अमृत कहा गया। उन्होंने पहले उन पंच प्यारों को अमृत छकाया, पिलाया और फिर खुद उनसे अमृत छका। ये बराबरी का प्रतीक था कि गुरु और शिष्य में कोई भेद नहीं, और उन्होंने उन्हें खालसा यानी शुद्ध या ईश्वर का अपना घोषित किया। तो खालसा
एक तरह का योद्धा भाईचारा बना। हाँ, खालसा एक विशिष्ट योद्धा समाज बना जिनका काम था धर्म और न्याय की रक्षा करना। उस दिन हजारों और लोगों ने भी अमृत छका। पुरुषों को सिंह, शेर का उपनाम दिया गया और बाद में महिलाओं के लिए कौर, राजकुमारी का उपनाम प्रचलित हुआ। और खालसा सिखों के लिए वो 5 कड़ धारण करना अनिवार्य हो गया। तो खालसा ने सिख पहचान को एक बहुत ही स्पष्ट और मजबूत रूप दिया। बिल्कुल, इसने सिखों को एक संगठित, अनुशासित और लड़ने के लिए तैयार कौम बना दिया। गुरु गोबिंद सिंह ने खालसा का नेतृत्व कई लड़ाइयों में किया। 1708 में उनकी मृत्यु हो गई जब कुछ हमलावरों ने उन्हें घायल कर दिया था। लेकिन जाने से पहले उन्होंने क्या किया? उन्होंने गुरुपद हमेशा के लिए गुरु ग्रंथ साहिब को सौंप दिया और पंथ का नेतृत्व सामूहिक रूप से खालसा को दे दिया। मतलब अब कोई देहधारी गुरु नहीं होगा, ग्रंथ ही गुरु है और पंथ का फैसला खालसा मिलकर करेगा। उनके बाद फिर खालसा का नेतृत्व किसने किया? गुरु गोबिंद सिंह के बाद एक बैरागी साधु थे, माधोदास, जिन्हें गुरुजी ने दक्षिण में अमृत छकाकर सिख बनाया था और नया नाम दिया था बंदा सिंह बहादुर। बंदा सिंह बहादुर, हाँ, नाम सुना है। बंदा सिंह ने पंजाब आकर खालसा को इकट्ठा किया और मुगलों के खिलाफ एक जबरदस्त विद्रोह छेड़ दिया। उन्होंने सरहंद के मुगल गवर्नर वजीर खान को हराया, जिसने गुरु गोबिंद सिंह के छोटे साहिबजादों को शहीद करवाया था। अच्छा, बदला लिया उन्होंने। हाँ, और उन्होंने पंजाब के बड़े हिस्से पर कब्जा करके इतिहास में पहला स्वतंत्र सिख राज्य स्थापित किया। उन्होंने जमींदारी प्रथा खत्म की और जमीन किसानों में बांट दी। अपने नाम के सिक्के भी चलाए। लेकिन ये राज्य ज्यादा दिन चला नहीं, शायद नहीं, ज्यादा नहीं टिक पाया। बंदा सिंह बहुत बहादुर थे, पर शायद उन्हें पूरे सिख पंथ का, खासकर दिल्ली में रह रही गुरु गोबिंद सिंह की विधवाओं माता सुंदरी और माता साहिब कौर का पूरा समर्थन नहीं मिला। उनकी कुछ नीतियां भी विवादास्पद रहीं और उन पर गुरु होने का दावा करने का आरोप भी लगा। हालांकि ये साबित नहीं हुआ। मुगल बादशाह फर्रुखसियर में एक बड़ी सेना भेजी। लंबे घेरे के बाद 1715 में गुरदास नंगल में बंदा सिंह और उनके सैकड़ों साथियों को पकड़ लिया गया। उन्हें दिल्ली लाया गया और बड़ी बेरहमी से शहीद कर दिया गया। ओह, तो उनके बाद क्या हुआ? सिखों पर तो बहुत मुसीबत आई होगी। बहुत ज्यादा। बंदा सिंह की हार के बाद सिखों पर भयानक अत्याचार हुए। उनके सिरों पर इनाम रखे गए। खालसा सिखों को मजबूरन पंजाब के मैदान छोड़कर शिवालिक की पहाड़ियों और जंगलों में शरण लेनी पड़ी। तो इस मुश्किल दौर में वो कैसे बचे रहे, कैसे संगठित हुए? अनों पर हमला करते और फिर वापस पहाड़ों में गायब हो जाते। छापामार युद्ध करते रहे। बाद में माता सुंदरी जी के कहने पर इन बिखरे हुए जत्थों को एकजुट करने की कोशिश हुई। अमृतसर में साल में 2 बार, बैसाखी और दिवाली पर सरबत खालसा यानी पूरी खालसा पंथ की सभा होने लगी, जहां सब मिलकर फैसले लेते थे। और दल खालसा वो क्या था? सरबत खालसा के फैसलों को लागू करने के लिए एक संयुक्त सेना बनाई गई, जिसे दल खालसा कहा गया। इसमें 2 मुख्य भाग थे, तरुण दल जिसमें 40 साल से कम उम्र के युवा योद्धा होते थे और बुढ़ा दल जिसमें पुराने और अनुभवी सैनिक होते थे। अच्छा, इसके नेता कौन थे? शुरुआत में नवाब कपूर सिंह इसके प्रमुख नेता बने और उनके बाद जस्सा सिंह आहलूवालिया। जस्सा सिंह आहलूवालिया बहुत काबिल नेता थे। उन्हें सुल्तानुल कौम, पंथ का राजा भी कहा गया। उस समय तो बाहर से भी हमले हो रहे थे ना, नादिर शाह, अब्दाली। हाँ, ये वो दौर था जब ईरान से नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा 1739, और उसके बाद अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली ने तो पंजाब पर 1747 से 1769 के बीच करीब 9 बार हमले किए। तो दल खालसा ने इनका सामना कैसे किया? उन्होंने अब्दाली के खिलाफ वही गुरिल्ला रणनीति अपनाई। जब अब्दाली की सेना आती तो वो पीछे हट जाते, उसके सप्लाई लाइनों को काटते और जब वो वापस जा रहा होता तो उस पर हमला करके लूटा हुआ माल वापस छीन लेते थे। अच्छा। अब्दाली उनसे बहुत परेशान था। कहा जाता है उसने कहा था कि इन सिखों का घर तो घोड़ों की काठियों में है। एक और बात मशहूर है कि उसके लिए सिखों को पकड़ना तालाब में तलवार चलाने जैसा था। मतलब वो लड़ते थे और फिर गायब हो जाते थे। तो धीरे धीरे मुगल भी कमजोर हो रहे थे, अब्दाली भी थक गया। बिल्कुल, और मराठे भी पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में अब्दाली से हारकर कमजोर हो गए थे। इस खालीपन का फायदा सिखों ने उठाया। दल खालसा ने धीरे धीरे पंजाब के मैदानी इलाकों पर अपना नियंत्रण बढ़ाना शुरू कर दिया और यहीं से मिसलों का दौर शुरू हुआ। हाँ, दल खालसा धीरे धीरे 12 क्षेत्रीय समूहों में संगठित हो गया। हर समूह का अपना इलाका, अपना सरदार और अपनी सेना होती थी। इन्हें ही मिसल कहा जाता था, जैसे आहलूवालिया मिसल, भंगी मिसल, शुक्रचकिया मिसल, कन्हैया मिसल, रामगढ़िया मिसल, फुल्किया मिसल वगैरह। 12 मिसलें थी। हाँ, मोटे तौर पर 12 मानी जाती हैं। 1760 के दशक तक
इन मिसलों ने मिलकर लगभग पूरे पंजाब पर लाहौर समेत अपना कब्जा जमा लिया था। इसे कभी-कभी सिख संघ या सिख कॉन्फेडरेंसी भी कहा जाता है। लेकिन ये मिसलें आपस में भी तो लड़ती होंगी। हाँ, बिल्कुल। जब बाहरी खतरा कम हुआ तो इन शक्तिशाली मिसला में आपस में इलाके और ताकत के लिए लड़ाई शुरू हो गई। पंजाब एक बार फिर बढ़ गया था। तो फिर इस बिखराव को खत्म किसने किया? महाराजा रंजीत सिंह कैसे सामने आए? यहीं पर एंट्री होती है रणजीत सिंह की। वो शुक्र चकिया मिसल के सरदार महासिंह के बेटे थे। सिर्फ 12 साल के थे जब 1792 में उनके पिता की मृत्यु हो गई और वो मिसल के प्रमुख बने। सिर्फ 12 साल की उम्र में? हाँ, लेकिन उनकी माँ और खासकर उनकी सास सदा कौर, जो खुद कन्हैया मिसल की बहुत ही ताकतवर और समझदार नेता थी, उन्होंने रंजीत सिंह की शुरुआती दौर में बहुत मदद की। अच्छा, सास ने मदद की। हाँ, सदा कौर का बहुत बड़ा हाथ था रंजीत सिंह के उभार में। रंजीत सिंह खुद भी बहुत महत्वाकांक्षी, बहादुर और कूटनीति में माहिर निकले। उन्होंने पहले अपनी मिसल को मजबूत किया, फिर आसपास की दूसरी मिसलों को या तो हराया या शादी ब्याह या दोस्ती के जरिए अपने साथ मिला लिया। और लाहौर पर कब्जा कब किया? 1799 में। उस समय लाहौर पर भंगी मिसल का कब्जा था, लेकिन वो आपस में लड़ रहे थे और जनता उनसे खुश नहीं थी। रंजीत सिंह ने मौके का फायदा उठाया और लाहौर जीत लिया। ये एक बड़ी कामयाबी थी। और फिर महाराजा बन गए? हाँ, लाहौर जीतने के 2 साल बाद 1801 में बैसाखी के दिन उन्होंने खुद को पंजाब का महाराजा घोषित कर दिया। यहीं से सिख साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत हुई। उन्होंने अपनी सेना को भी बहुत मजबूत बनाया था, सुना है, यूरोपीय अफसरों की मदद से। बिल्कुल। रणजीत सिंह समझते थे कि अंग्रेजों और दूसरों का मुकाबला करने के लिए एक आधुनिक अनुशासित सेना जरूरी है। उन्होंने फ्रांसीसी, इतालवी, अमेरिकी कई यूरोपीय अफसरों को अपनी सेना में भर्ती किया, जैसे जनरल वेंचुरा, अलार्ड, कोर्ट, गार्डनर। अच्छा, लेकिन क्या इन विदेशियों पर शर्तें भी थीं? हाँ, कहते हैं उन्हें कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता था कि वो दाढ़ी बढ़ाएंगे, बीफ नहीं खाएंगे और हो सके तो स्थानीय महिलाओं से शादी करेंगे ताकि वो यहीं के होकर रहें। ये तो दिलचस्प है। हाँ, इस आधुनिक सेना के बल पर रणजीत सिंह ने अपने साम्राज्य का खूब विस्तार किया। उन्होंने अफगानों से मुल्तान, कश्मीर और पेशावर तक का इलाका जीत लिया। उत्तर में उन्होंने नेपाल के गुरखाओं को भी रोका। और अंग्रेजों के साथ उनके संबंध कैसे थे? अंग्रेजों के साथ उन्होंने समझदारी से काम लिया। 1809 में अमृतसर की संधि हुई, जिसमें सतलुज नदी को सिख साम्राज्य और ब्रिटिश इलाके के बीच की सीमा मान लिया गया। रणजीत सिंह जानते थे कि अभी अंग्रेजों से सीधे टकराना ठीक नहीं। लेकिन कहते हैं जब उन्होंने पहली बार ब्रिटिश भारत का नक्शा देखा, जिसपे अंग्रेजी इलाके लाल रंग में दिखाए गए थे, तो उन्होंने कहा था सब लाल हो जाएगा। मतलब उन्हें अंदाजा था कि अंग्रेज रुकेंगे नहीं। उनका शासन कैसा था? क्या वो सिर्फ सिखों के महाराजा थे? नहीं, ये खास बात थी। रंजीत सिंह का साम्राज्य बहुत सेक्युलर किस्म का था। सिख आबादी शायद 10-15% ही रही होगी, लेकिन हिंदू और मुसलमान भी बड़े बड़े ओहदों पर थे। उनके वित्त मंत्री दीवान भवानी दास हिंदू थे। विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन मुसलमान थे। सेना में भी डोगरा, राजपूत और दूसरे समुदायों के लोग थे। तो काफी सहिष्णु राजा थे वो। हाँ, उन्हें एक न्यायप्रिय और सहिष्णु शासक माना जाता है। उन्होंने पंजाब में शांति और व्यवस्था कायम की, व्यापार और खेती को बढ़ावा दिया, कला और साहित्य को भी संरक्षण दिया, और सबसे प्रसिद्ध काम जो उन्होंने करवाया वो था अमृतसर में हरमंदिर साहिब पर सोने की परत चढ़वाना, जिसके बाद ही उसे स्वर्ण मंदिर कहा जाने लगा। वो सही कैसे हुई? उनके बाद क्या हुआ? दुर्भाग्य से उनकी वो भविष्यवाणी सच हुई और काफी जल्दी 1839 में महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद सिख साम्राज्य ताश के पत्तों की तरफ बिखरने लगा। क्यों? क्या हुआ ऐसा? सबसे बड़ी वजह थी उत्तराधिकार का संकट। रंजीत सिंह के कई बेटे थे और उनकी मृत्यु के बाद गद्दी के लिए भयानक खून खराबा और साजिशें शुरू हो गईं। एक के बाद एक शासक आए और मारे गए। खड़क सिंह, नौनिहाल सिंह, जिनकी रहस्यमयी मौत हो गई, रानी चंद कौर, शेर सिंह। बाप रे, इतनी अस्थिरता? हाँ, बहुत ज्यादा। दरबार में अलग अलग गुट बन गए थे। संधावालिया सरदार, डोगरा भाई, ध्यान सिंह, गुलाब सिंह, सुचेत सिंह, सब सत्ता पर कब्जा करना चाहते थे। सेना भी बेलगाम हो गई थी। वो अपनी मर्जी से राजा बनाने और हटाने लगी थी, ज्यादा वेतन मांगती थी। खालसा सेना अब खालसा सरकार पर हावी हो गई थी। और इस अंदरूनी लड़ाई का फायदा अंग्रेजों ने उठाया? बिल्कुल। अंग्रेज तो मौके की तलाश में थे ही। वो तब तक सिंध और अफगानिस्तान में उलझे थे, लेकिन पंजाब की इस कमजोरी पर उनकी नजर थी।
जैसे ही उन्हें लगा कि सिख दरबार कमजोर पड़ गया है, उन्होंने अपनी सेनाएं सीमा पर बढ़ानी शुरू कर दी। और फिर हुए आंग्ल सिख युद्ध। हाँ, 2 युद्ध हुए। पहला आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 में। इसकी शुरुआत की वजह थोड़ी जटिल है। दोनों तरफ से उकसावे वाली कार्रवाइयां हुई। सिख सेना, खालसा फौज बहुत बहादुर थी और हथियारों के मामले में भी शायद अंग्रेजों से कम नहीं थी। तो फिर हारे कैसे? बहादुरी के बावजूद वो नेतृत्व और रणनीति में मार खा गए। कुछ बड़े सिख कमांडर जैसे लाल सिंह प्रधानमंत्री और तेज सिंह कमांडर इन चीफ, उन पर अंग्रेजों से मिले होने और जानबूझकर सेना को हरवाने का आरोप लगता है। मुदकी, फिरोज शाह, आलीवाल और सोबराओं की लड़ाइयों में सिख सेना वीरता से लड़ी पर आखिर में हार गई। विश्वासघात हुआ मतलब। अंग्रेजों की मदद की थी। और दूसरा युद्ध? दूसरा आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 में हुआ। इसकी शुरुआत मुल्तान के गवर्नर मूलराज के विद्रोह से हुई। इस बार सिखों ने फिर से एकजुट होकर लड़ने की कोशिश की। शेर सिंह अटारीवाला जैसे नेताओं ने कमान संभाली। चिल्यांवाला की लड़ाई में तो सिख सेना ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया, उनकी हालत खराब कर दी थी। लेकिन गुजरात की आखिरी लड़ाई में बेहतर तोपखाने और रसद के कारण अंग्रेज जीत गए। और इसके बाद? इसके बाद मार्च 1849 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने पंजाब को पूरी तरह से ब्रिटिश भारत में मिलाने का ऐलान कर दिया। सिख साम्राज्य का अंत हो गया। युवा महाराजा दलीप सिंह, जो उस समय नाबालिग थे, उन्हें गद्दी से हटाकर पेंशन देकर पहले फतेहगढ़ और फिर इंग्लैंड निर्वासित कर दिया गया। कहते हैं वहीं उनसे कोहिनूर हीरा भी ले लिया गया था। तो रंजीत सिंह का बनाया साम्राज्य सिर्फ 10 साल में खत्म हो गया उनकी मौत के बाद? हाँ, बस 1 दशक। अंदरूनी फूट और बाहरी दुश्मन दोनों ने मिलकर उसे खत्म कर दिया। अंग्रेजों के राज में फिर सिखों का क्या हुआ? क्या उनके साथ सख्ती बढ़ती गई? शुरुआत में डलहौजी ने पंजाब पर नियंत्रण मजबूत करने के लिए सख्ती दिखाई, लेकिन साथ ही एक सुलह की नीति भी अपनाई। उन्होंने धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिया, पंजाब में कानून व्यवस्था सुधारी, सड़कें, नहरें, रेल लाइनें बिछाने का काम शुरू किया, खेती को बढ़ावा मिला। और सेना में भर्ती वाली बात? उन्हें मार्शल रेस कहा गया। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण बदलाव था। अंग्रेजों ने सिखों की लड़ाई की क्षमता को पहचाना और उन्हें मार्शल रेस यानी लड़ाका कौम घोषित कर दिया। उन्हें ब्रिटिश भारतीय सेना में बड़े पैमाने पर भर्ती किया जाने लगा। उन्हें अपने धार्मिक चिन्ह 5 क सेना में भी रखने की इजाजत दी गई। अच्छा। 1857 का जो विद्रोह हुआ, उसमें ज्यादातर सिख रेजिमेंट अंग्रेजों की वफादार रहीं। इसके कई कारण थे। एक तो उनकी दिल्ली के मुगल बादशाह से पुरानी दुश्मनी थी। दूसरे, वो बंगाल सेना के सिपाहियों यानी पूर्वियों को पसंद नहीं करते थे, जिनसे उनकी पहले लड़ाइयां हुई थी। और तीसरा, पंजाब में उस समय शांति थी और सिख अंग्रेजों के राज में अपनी स्थिति सुधरते देख रहे थे। तो सेना में उनका दबदबा काफी बढ़ गया होगा। बहुत ज्यादा। एक समय तो ब्रिटिश भारतीय सेना में 20% से भी ज्यादा सिख सैनिक थे, जबकि भारत की आबादी में उनका हिस्सा 2% से भी कम था। और उन्होंने लड़ाई के मैदान में नाम कमाया। हाँ, उन्होंने दुनिया भर में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए लड़ाइयां लड़ी और अपनी बहादुरी के लिए बहुत नाम कमाया। सारागढ़ी की लड़ाई 1897 का किस्सा तो बहुत मशहूर है, जहां 21 सिख सैनिकों ने हजारों अफगान हमलावरों का मुकाबला किया था। प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, हर जगह सिख सैनिकों ने जौहर दिखाए। और आर्थिक रूप से भी उनकी स्थिति सुधरी। हाँ, खासकर पंजाब में जो नहरें बनी, उनसे नई जमीनें खेती लायक बनी, जिन्हें नहर कॉलोनियां कहा गया। इनमें बड़ी संख्या में सिख किसान बसे और काफी समृद्ध हुए। कई सिख विदेशों में भी गए, पुलिस या सेना में सेवा करने के लिए, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, या फिर मजदूरी करने के लिए कनाडा, अमेरिका, पूर्वी अफ्रीका। कनाडा में सिख तो शायद 19वीं सदी के अंत में ही पहुंच गए थे। हाँ, 1897 के आसपास पहले सिख कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया पहुंचे थे, फिर कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी बसे। शुरुआत में उन्हें काफी नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन वो डटे रहे। आज भी आप देखेंगी तो पश्चिमी देशों में भारतीय डायस्पोरा में सिखों का अनुपात उनकी भारत की आबादी के अनुपात से कहीं ज्यादा है, और दुनिया भर में गुरुद्वारे फैल गए। लेकिन क्या सभी सिख अंग्रेजों के राज से खुश थे? क्या आजादी के आंदोलन में उनकी कोई भूमिका नहीं थी? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये एक विरोधाभास जैसा लगता है कि एक तरफ सिख ब्रिटिश सेना की रीढ़ थे, तो दूसरी तरफ आजादी की लड़ाई में भी उनका योगदान किसी से कम नहीं था, बल्कि शायद आबादी के अनुपात में सबसे ज्यादा था। अच्छा, कैसे? देखिए, 19वीं सदी के अंत में ही सिंह सभा आंदोलन शुरू हो गया था। इसका मकसद था सिख धर्म में आई कुरीतियों को दूर करना, पश्चिमी असर और ईसाई मिशनरियों के प्रचार का मुकाबला करना और सिख पहचान को मजबूत करना। इन्होंने शिक्षा, खासकर पंजाबी और गुरुमुखी लिपि को बढ़ावा दिया। इसी से चीफ खालसा दीवान जैसी संस्थाएं निकली।
और वो गदर पार्टी, वो क्या थी? गदर पार्टी की स्थापना 1913 में अमेरिका और कनाडा में बसे पंजाबी सिखों ने की थी। लाला हरदयाल, सोहन सिंह भाकना जैसे लोग इसमें शामिल थे। उनका मकसद था भारत में सशस्त्र क्रांति करके अंग्रेजों को बाहर निकालना। क्या वो सफल हुए? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने भारत में विद्रोह करने की कोशिश की, जिसे गदर लहर कहते हैं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाई। सैकड़ों गदरी पकड़े गए, फांसी पर चढ़ाए गए या काले पानी भेज दिए गए। लेकिन इस लहर ने यह दिखा दिया कि सारे सिख अंग्रेजों के वफादार नहीं हैं और आज़ादी के लिए जान देने को तैयार हैं। और फिर अकाली आंदोलन का भी जिक्र आता है। हाँ, अकाली आंदोलन या गुरुद्वारा सुधार लहर ये 1920 के दशक में चली और बहुत महत्वपूर्ण थी। किस बारे में थी ये? उस समय तक बहुत से ऐतिहासिक गुरुद्वारों पर महंतों का कब्जा हो गया था। ये महंत पुश्तैनी पुजारी बन गए थे, गुरुद्वारों की जमीनों और चढ़ावे का दुरुपयोग करते थे और कई तो चरित्रहीन भी थे। इन्हें अक्सर ब्रिटिश सरकार का समर्थन भी हासिल था। तो सिखों ने इसका विरोध किया? हाँ, सिख समुदाय में इन महंतों के खिलाफ गुस्सा बढ़ रहा था। फिर 1919 में जलियांवाला बाग का नरसंहार हुआ अमृतसर में, और जब स्वर्ण मंदिर के तत्कालीन महंत ने जनरल डायर को सिरोपा, सम्मान का वस्त्र, भेंट किया तो सिखों का गुस्सा भड़क उठा। अच्छा। यहीं से अकाली आंदोलन ने जोर पकड़ा। अकाली जत्थे यानी स्वयं सेवकों के दल शांतिपूर्ण तरीके से इन भ्रष्ट महंतों से गुरुद्वारों का प्रबंधन छीनने के लिए जाने लगे। उन्होंने सत्याग्रह किया, गिरफ्तारियां दी, लाठियां खाईं, गोलियां भी खाईं। हिंसा भी हुई इसमें? हाँ, सबसे भयानक घटना ननकाना साहिब, गुरु नानक के जन्म स्थान में 1921 में हुई, जहां महंत नारायण दास और उसके गुंडों ने शांतिपूर्ण तरीके से आए सैकड़ों अकालियों का कत्लेआम कर दिया। इसे ननकाना साहिब का साका कहते हैं। हे भगवान! इस आंदोलन को संगठित करने के लिए शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC बनी और राजनीतिक आवाज देने के लिए शिरोमणि अकाली दल, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह जैसे नेता उभरे। इस आंदोलन को गांधी जी और कांग्रेस का भी पूरा समर्थन मिला। तो इसका नतीजा क्या निकला? हजारों लोगों की कुर्बानियों और सालों के संघर्ष के बाद ब्रिटिश सरकार को झुकना पड़ा। 1925 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पास हुआ, जिसने ऐतिहासिक गुरुद्वारों का प्रबंधन महंतों से छीनकर चुनी हुई संस्था SGPC को सौंप दिया। ये तो बहुत बड़ी जीत थी। इसे सिखों की अंग्रेजों के खिलाफ तीसरी लड़ाई भी कहा गया, जिसमें उनकी जीत हुई, और इसने सिखों को आज़ादी के आंदोलन से और गहराई से जोड़ दिया। कहते हैं कि आज़ादी की लड़ाई में जो लोग शहीद हुए या जिन्हें उम्र कैद हुई, उनमें सिखों की संख्या उनकी आबादी के अनुपात से कई ज्यादा थी, शायद 75% के करीब। ये तो वाकई बहुत बड़ा योगदान है। फिर जब आज़ादी नजदीक आई तो बंटवारे का सवाल उठा। सिखों का क्या रुख था? बंटवारा सिखों के लिए एक बहुत बड़ा सदमा और त्रासदी थी। मुस्लिम लीग पाकिस्तान की मांग कर रही थी, जिसमें पूरा पंजाब शामिल था। कांग्रेस भारत को एकजुट रखना चाहती थी। सिख पाकिस्तान के सख्त खिलाफ थे। क्यों? कई कारण थे। एक तो मुगलों के जमाने के जुल्मों की यादें थीं। दूसरे, अगर पूरा पंजाब पाकिस्तान में जाता तो सिख अपनी ही जमीन पर एक छोटे से अल्पसंख्यक बन जाते। उनके सबसे पवित्र स्थान जैसे ननकाना साहिब, पंजा साहिब, करतारपुर साहिब, रंजीत सिंह वाला नहीं, गुरु नानक वाला और लाहौर, सब पाकिस्तान में चले जाते। उनकी सबसे उपजाऊ जमीनें भी पश्चिमी पंजाब में थीं। तो उन्होंने क्या मांग रखी? क्या खालिस्तान की मांग तभी उठी थी? अकाली दल ने इस समय एक अलग सिख राज्य खालिस्तान या सिखिस्तान का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि यह शायद एक राजनीतिक दांव ज्यादा था, ताकि पाकिस्तान की मांग को काउंटर किया जा सके और सिखों के लिए एक बेहतर सौदा हासिल किया जा सके। उन्हें शायद उम्मीद थी कि भारत एकजुट रहेगा। लेकिन बंटवारा तो होकर रहा। हाँ, और बहुत खून खराबे के साथ। 1947 में पंजाब का बंटवारा हुआ। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान में गया, पूर्वी पंजाब भारत में रहा। भयानक सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। मुस्लिम भीड़ ने सिखों और हिंदुओं पर हमले किए, खासकर रावलपिंडी जैसे इलाकों में। जवाब में सिख जत्थों ने भी मुसलमानों पर हमले किए। ये तो बहुत भयानक दौर था। इतिहास का शायद सबसे बड़ा जन पलायन हुआ। करीब 65.5 लाख मुसलमान भारत से पाकिस्तान गए और करीब 47 लाख हिंदू और सिख पाकिस्तान से भारत आए। रास्ते में लाखों लोग मारे गए, औरतें अगवा हुईं। सिख जत्थे भी मुस्लिम गांवों और काफिलों पर हमलों में शामिल थे। ये बहुत ही दर्दनाक और शर्मनाक अध्याय था। लाहौर और ननकाना साहिब पाकिस्तान में चले गए, अमृतसर भारत में रहा। बंटवारे के बाद भारत में सिखों ने खुद को कैसे संभाला?
जो सिख पश्चिमी पंजाब से उजड़ कर आए थे वो मुख्य रूप से भारतीय पंजाब, पूर्वी पंजाब और दिल्ली में बस गए। उन्होंने जमीन खोई, घर खोए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। अपनी मेहनत और उद्यम से उन्होंने बहुत जल्दी तरक्की की। पंजाब जल्द ही भारत का सबसे खुशहाल राज्य बन गया। हरित क्रांति में सिखों का बड़ा योगदान रहा। लेकिन राजनीतिक रूप से क्या वो संतुष्ट थे? पंजाबी सूबे की मांग क्यों उठी? आज़ादी के बाद भारत में राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर हो रहा था। सिखों ने भी अपने लिए एक अलग पंजाबी सूबा यानी पंजाबी भाषी राज्य की मांग की, जहां सिख बहुमत में हों। उनका तर्क था कि जब मराठी के लिए महाराष्ट्र, गुजराती के लिए गुजरात बन सकता है, तो पंजाबी के लिए पंजाब क्यों नहीं? इसका विरोध क्यों हुआ? तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू धर्म के आधार पर राज्य बनाने के खिलाफ थे। पंजाब के कुछ हिंदू संगठन भी इसके विरोध में थे। उन्होंने अपनी मातृभाषा हिंदी लिखवा दी। इससे मामला और उलझ गया। अकाली दल ने पंजाबी सूबे के लिए लंबा आंदोलन चलाया। मोर्चे लगे, गिरफ्तारियां हुईं। तो ये मांग कब पूरी हुई? काफी सालों के तनाव और आंदोलन के बाद 1966 में इंदिरा गांधी सरकार ने पंजाब का फिर से बंटवारा किया। पंजाबी भाषी इलाके मिलाकर आज का पंजाब राज्य बनाया गया, जो सिख बहुल राज्य बना। हिंदी भाषी इलाके अलग करके हरियाणा राज्य बना दिया गया और पहाड़ी इलाके हिमाचल प्रदेश को दे दिए गए। और भारतीय सेना में सिखों का योगदान जारी रहा? हाँ, बिल्कुल। बंटवारे के बाद भी सिख भारतीय सेना का एक अभिन्न और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे। आज भी सेना में उनका प्रतिनिधित्व उनकी आबादी के अनुपात से काफी ज्यादा है, शायद 8-10% के करीब। 1962, 1965 और 1971 के युद्धों में सिख रेजिमेंट ने बहुत बहादुरी दिखाई और सबसे ज्यादा वीरता पुरस्कार जीतने वाली रेजिमेंट्स में से एक रही है। लेकिन 1966 में पंजाबी सूबा बनने के बाद भी पंजाब में शांति पूरी तरह कायम नहीं हुई। 80 का दशक तो बहुत मुश्किलों भरा रहा। वो खालिस्तान आंदोलन का दौर। हाँ, वो पंजाब के लिए और पूरे देश के लिए एक बहुत ही काला और दुखद दौर था। पंजाबी सूबा बनने के बाद भी कुछ मुद्दे अनसुलझे रह गए थे, जैसे चंडीगढ़ किस राज्य को मिलेगा, नदी के पानी का बंटवारा कैसे होगा। अकाली दल ने इन मुद्दों को उठाया और पंजाब के लिए ज्यादा स्वायत्तता की मांग की। 1973 में उन्होंने आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पास किया, जिसमें केंद्र के पास सिर्फ रक्षा, विदेश, मुद्रा और संचार रखने और बाकी सारे अधिकार राज्य को देने की बात कही गई थी। इसे केंद्र सरकार ने कैसे देखा? इंदिरा गांधी सरकार ने इसे अलगाववादी मांग की तरह देखा। इसी राजनीतिक खींचतान और असंतोष के माहौल में एक अलग सिख राष्ट्र खालिस्तान की मांग को लेकर हिंसक उग्रवाद पनपने लगा। उग्रवाद मतलब आतंकवाद? हाँ, बब्बर खालसा, खालिस्तान कमांडो फोर्स जैसे कई हथियारबंद गुट बन गए। इनका मकसद था हिंसा के जरिए भारत से अलग होकर खालिस्तान बनाना। इन्होंने बैंक लूटना, पुलिस वालों को मारना और खासकर निरंकारी सिखों और हिंदुओं को निशाना बनाना शुरू कर दिया। राज्य सरकार की प्रतिक्रिया की कई बार बहुत क्रूर होती थी, जिसमें फर्जी मुठभेड़ और टॉर्चर के आरोप लगे। और जरनैल सिंह भिंडरावाले, वो कैसे उभरे? जरनैल सिंह भिंडरावाले एक करिश्माई लेकिन कट्टरपंथी सिख उपदेशक थे। वो दमदमी टकसाल के प्रमुख बने। शुरुआत में उन्हें कांग्रेस के कुछ नेताओं का समर्थन भी मिला, शायद अकालियों को कमजोर करने के लिए, लेकिन जल्द ही वो बहुत ताकतवर हो गए और खालिस्तानी उग्रवाद का सबसे प्रमुख चेहरा बन गए। और नरमपंथी सिख नेताओं की कड़ी आलोचना की। 1982 के आसपास वो अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर परिसर में स्थित गुरु नानक निवास में चले गए और वहीं से अपना दरबार चलाने लगे। स्वर्ण मंदिर परिसर एक तरह से उनका गढ़ बन गया। पंजाब में हिंदुओं के खिलाफ आतंक का माहौल बनाया गया। बसें रोककर हिंदू यात्रियों को मारा गया। और फिर सरकार ने ऑपरेशन ब्लू स्टार किया। हाँ, जून 1984 में जब हालात बेकाबू हो गए और सरकार को लगा कि भिंडरावाले और उनके साथी स्वर्ण मंदिर परिसर से देश विरोधी गतिविधियां चला रहे हैं, तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सेना को स्वर्ण मंदिर में प्रवेश करके उन्हें निकालने का आदेश दिया। इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार नाम दिया गया। इसका क्या नतीजा हुआ? यह ऑपरेशन बहुत खूनी साबित हुआ। कई दिनों की लड़ाई के बाद सेना ने भिंडरावाले और उनके कई प्रमुख साथियों को मार गिराया। बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए, लेकिन इस कार्रवाई में सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें कई निर्दोष श्रद्धालु भी थे जो उस समय गुरु अर्जन देव का शहीदी पर्व मनाने आए हुए थे। साहिब को लड़ाई में भारी नुकसान पहुंचा। ये सिखों के लिए बहुत बड़ा आघात था। स्वर्ण मंदिर पर सेना का प्रवेश और अकाल तख्त को हुई क्षति ने दुनिया भर के सिखों में जबरदस्त गुस्सा और दुख भर दिया। इसे सिख इतिहास और मानस पर एक गहरे जख्म की तरह देखा गया। इसका नतीजा क्या हुआ? क्या हिंसा रुक गई? नहीं, हिंसा और बढ़ गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार के सिर्फ 4 महीने बाद 31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके ही 2 सिख अंगरक्षकों सतवंत सिंह और बेअंत सिंह ने कर दी।
उन्होंने इसे ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला बताया। और उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए। हाँ, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली और देश के कई दूसरे शहरों में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे। अगले 3-4 दिनों तक भीड़ ने सिखों को चुन चुन कर मारा, उनके घर जलाए, दुकानें लूटी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 3000 सिख मारे गए, लेकिन गैर सरकारी आंकड़े ये संख्या 8000 से 17000 तक बताते हैं। पुलिस पर मूकदर्शक बने रहने या दंगाइयों का साथ देने के आरोप लगे। ये आजाद भारत के इतिहास का एक और काला अध्याय था। तो पंजाब में आतंकवाद और बढ़ता गया। हाँ, 80 का दशक और 90 के दशक की शुरुआत पंजाब के लिए बहुत ही भयानक रही। खालिस्तानी आतंकवाद अपने चरम पर था। दूसरी तरफ पुलिस और सुरक्षा बलों पर भी मानवाधिकार उल्लंघन के गंभीर आरोप लगे। हजारों जाने गई, आम नागरिक, हिंदू, सिख, सुरक्षाकर्मी, आतंकवादी। ऐसा लगता था कि पंजाब हिंसा के एक दुष्चक्र में फंस गया है। तो फिर शांति कैसे लौटी? ये हिंसा खत्म कैसे हुई? धीरे धीरे हुई। 1985 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और अकाली दल के नेता संत हरचंद सिंह लोंगोवाल के बीच एक समझौता हुआ, जिसे पंजाब समझौता कहते हैं। इसमें पंजाब की कुछ मांगें मानी गई, लेकिन समझौते के कुछ ही समय बाद उग्रवादियों ने संत लोंगोवाल की हत्या कर दी। ओह। फिर भी शांति की कोशिशें जारी रहीं। आम लोग रोज की हिंसा और असुरक्षा से तंग आ चुके थे। उग्रवादी गुटों में भी आपसी फूट पड़ गई थी। केपीएस गिल के नेतृत्व में पंजाब पुलिस ने आतंकवाद के खिलाफ एक बहुत सख्त अभियान चलाया, जिसे ऑपरेशन ब्लैक थंडर, स्वर्ण मंदिर से दोबारा उग्रवादियों को निकालने के लिए, और दूसरे अभियानों से बल मिला। इस पर भी तो विवाद हुए, मानवाधिकारों के हनन के। हाँ, पुलिस की कार्रवाई पर ज्यादती और फर्जी मुठभेड़ों के बहुत आरोप लगे, ये भी सच है। लेकिन 1990 के दशक के मध्य तक आते आते पंजाब में आतंकवाद काफी हद तक काबू में आ गया था। इस पूरे संघर्ष में अनुमानित तौर पर 25,000 से 30,000 लोग मारे गए थे। 1997 के पंजाब विधानसभा चुनावों में अकाली दल और बीजेपी गठबंधन की भारी जीत ने यह संकेत दिया कि पंजाब के लोग अब हिंसा छोड़कर शांति और विकास चाहते हैं। तो आज पंजाब में खालिस्तान आंदोलन की क्या स्थिति है? आज पंजाब में खालिस्तान आंदोलन लगभग खत्म हो चुका है। आम सिख आबादी में इसका कोई खास समर्थन नहीं है। हाँ, विदेशों में खासकर कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका में बसे कुछ सिखों के बीच अभी भी इसके समर्थक मौजूद हैं, और कभी-कभी वहां से कुछ तनाव की खबरें आती हैं, जैसे कनाडा के साथ हालिया विवाद। पंजाब के अंदरूनी मुद्दे जैसे पानी का बंटवारा अभी भी हैं, लेकिन उन्हें अब बातचीत और राजनीतिक प्रक्रिया से सुलझाने की कोशिश होती है। तो ये थी सिख समुदाय की एक बहुत ही लंबी, उतार चढ़ाव भरी, गौरवशाली और दर्दनाक कहानी। एक आध्यात्मिक शुरुआत से लेकर एक महान साम्राज्य बनाने तक, फिर बंटवारे का दंश झेलने और आतंकवाद के काले दौर से गुजरकर आज दुनिया भर में अपनी एक अलग पहचान बनाने तक। बिल्कुल, ये कहानी है गजब के लचीलेपन की, हिम्मत की, उद्यम की और सेवा की। आज सिख समुदाय न सिर्फ भारत में बल्कि दुनिया के कई देशों जैसे कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, सफल और जीवन समुदाय है। उनकी विरासत में गुरु नानक की शांति और सेवा की सीख भी है, और गुरु गोबिंद सिंह के खालसा का वो योद्धा जज्बा भी। हाँ, बिल्कुल। और शायद यहीं पर एक दिलचस्प सवाल उठता है जिस पर सोचा जा सकता है। आज की इस आधुनिक ग्लोबलाइज्ड दुनिया में सिख समुदाय अपनी इन दो शक्तिशाली और कभी-कभी शायद विपरीत लगने वाली विरासतों, संत और सिपाही की विरासत के बीच संतुलन कैसे बनाता है और भविष्य में कैसे बनाए रखेगा? ये वाकई एक विचारणीय प्रश्न है। इस गहरी और विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।